हेलो दोस्तों, जरा अपने फोन की स्क्रीन को देखिए। उन परफेक्ट तस्वीरों को, वो परफेक्ट लोग, वो परफेक्ट जिंदगियां। अबे एक बार अपने असली कमरे के चारों तरफ देखिए। बिखरा हुआ सामान, अधूरे काम, पुराना फर्नीचर, और फिर खुद को आईने में देखिए। उस आईने में थकान, झुर्रियों और एक बार फिर से उठे हुए मोटापे वाला व्यक्ति खड़ा है। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि असली खूबसूरती, असली शांति और असली संतोष वो सब आपकी अपूर्णता में छिपा है। क्या हो अगर आपकी कमियां ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो। जापान के एक प्राचीन दर्शन वाबी साबी की दुनिया में आपका स्वागत है। ये वो रहस्यमय रास्ता है जहाँ टूटा हुआ बर्तन, गिरा हुआ पत्ता और बीता हुआ पल सब कुछ अनमोल हो जाता है। तो तैयार हो जाइए, आज हम उस दर्शन की यात्रा पर निकलेंगे जो आपको सिखाएगा कि खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हो। यही सबसे बड़ी आजादी है। तो आइए जानते हैं क्या है ये वाबी साबी और कैसे लेखक बेथ कैप्टन की ये बुक समरी आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 1, वाबी साबी। क्या आपने कभी किसी पुराने जर्जर मकान को देखकर अजीब सी शांति महसूस की है, या किसी बूढ़े व्यक्ति के झुर्रीदार हाथों में अनोखी खूबसूरती देखी है? जापान में इस एहसास का नाम है वाबी साबी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये शब्द आपको जापान की सबसे बड़ी डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलेगा। ये कोई नियम नहीं, कोई ट्रेंड नहीं, ये तो दिल का एक राज है। तो चलिए आज हम ये राज खोलते हैं। कल्पना कीजिए 16वीं सदी का जापान, युद्ध, आग और महामारी से जूझता हुआ। लोग तनाव में जी रहे हैं। समुराई योद्धा हर पल मौत के खतरे से खेलते थे। अमीर लोग सोने चांदी के बर्तनों और महंगी चीनी चाय की साज सज्जा का प्रदर्शन करते थे। दिखावा और विलासिता चरम पर थी। लेकिन इसी अराजकता के बीच एक चाय के उस्ताद ने विद्रोह कर दिया। उनका इनाम था सेनो रेक्यू। उन्होंने महलों को छोड़ा और बोस और मिट्टी के बना एक छोटा सा बिना चौकोर मीटर का झोपड़ा बनाया। उन्होंने सोने का फूलदान हटाकर उसमें बांस का टुकड़ा रख दिया। महंगी चीनी कटोरी की जगह एक साधारण टेढ़ी मेढ़ी घरेलू कटोरी रखी। लोगों ने कहा ये तो गरीब है, लेकिन रेक्यू मुस्कुराए। उनकी इसी क्रांति से जन्म हुआ था वाबी साबी का। लेकिन हमारे लिए आज के इस दौर में वाबी साबी को समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो हमें बताती है बेहतर बनो और पाओ और सही बनो। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर हमें लगता है हमारी लाइफ कम है। हर जगह चमकदार रोशनी, तेज आवाज और लगातार कंपैरिजन। हम थके हुए हैं, हम अकेले हैं, हम खुद से नाराज हैं कि हम परफेक्ट क्यों नहीं हैं। हम बाहर की दुनिया के तराजू पर अपनी जिंदगी को तोल रहे हैं, और जब वो तराजू कभी बैलेंस नहीं होता तो हमें लगता है कि हम फेल हो गए। लेकिन ठहरिए, क्या हो अगर परफेक्ट होना ही असली समस्या है? जापान के एक बूढ़े जैन भिक्षु ने अपने लेख बेथ कैप्टन से कहा था वाबी साबी का मतलब प्राकृतिक अवस्था है। जैसे बांस हवा में झुकता है लेकिन टूटता नहीं, जैसे कोई पुराना पत्थर जिस पर समय ने अपनी कहानी लिखी हो। रेक्यू कहते हैं हर चीज बदलती है, हर चीज क्षणभंगुर है, हर चीज अधूरी है, हर चीज दुख से भरी है। ये कोई निराशा की बात नहीं है, बल्कि ये आजादी की कुंजी है। जब हमें पता चलता है कि परफेक्ट जैसी कोई चीज ही नहीं है तो हम अपनी अपूर्णता को गले लगा सकते हैं। वाबी साबी कोई दिखावटी स्टाइल नहीं है। जैसे उस टेढ़े मेढ़े कटोरे को देखकर कोई कहे वो ये कटोरा टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? ये एक एहसास है। ये वो शांत खुशी है जो आपको तब महसूस होती है जब आप किसी पुरानी डायरी के पन्ने को सुनते हैं, या जब बारिश की बूंदें खिड़की पर टकराती और आपको कोई जल्दी नहीं होती। लेकिन लेखिका कहती है वाबी साबी होता है तब जब आप स्ट्रेटेजी छोड़कर सेंसिटिविटी के साथ जीते हैं। इस अध्याय का साफ संदेश है कि हमें कम से ज्यादा सीखना हो। हमारे चाहते कम हो लेकिन हमारी आत्मा का महत्व ज्यादा हो। हमारे अंदर अराजकता कम हो लेकिन शांति ज्यादा हो। किसी दूसरे का नियंत्रण कम हो लेकिन संपूर्णता ज्यादा हो। बेथ कैप्टन कहती है जापानी लोग ये बात बचपन से अपने जीवन में सोख लेते हैं। जापान के गांव में जहाँ ज्यादातर लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, वहाँ का रहस्य है संतोष। 80% पेट भर के खाना खाना, प्रकृति में समय बिताना और ये जानना कि उनके पास पहले से ही सब कुछ है। चैप्टर 2, सिंप्लीफाई एंड ब्यूटीफाइंग। जरा अपने घर के उस एक कोने के बारे में सोचिए जिसे देखकर आपको थोड़ी शर्मिंदगी होती है। वो रैंडम सामान से भरा सेल्फ, वो कुर्सी जिस पर कपड़ों का ढेर लगा रहता है। अब सोचिए क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपना पूरा घर साफ करने की जरूरत नहीं है, नहीं मिनिमलिस्टिक बनने की, बल्कि सिर्फ अपने घर को थोड़ा आत्मा देनी। क्या आपने कभी किसी इंस्टाग्राम रील पर परफेक्ट घर देखा है? सब कुछ व्यवस्थित, एक जैसा रंग और कोई बिखराव नहीं। अब उसके बाद अपने घर को देखिए, बच्चों के खिलौने, पुराने अखबार, वो
चार्जर जो कभी किसी काम का नहीं आता। हम सोचते हैं बस एक बार सब साफ कर दूं फिर सब परफेक्ट हो जाएगा। जापानी दर्शन कुछ और ही कहता है। वो कहता है सोलफुल सिंप्लिसिटी, यानी अपने घर को ऐसे सजाओ कि वो तुम्हारी कहानी कहे, किसी मैगजीन की तस्वीर न हो। यहाँ तक कि जापान के सबसे बड़े डिक्शनरी में भी वाबी साबी शब्द खोजने से नहीं मिलता, क्योंकि ये कोई नियम नहीं, एक एहसास है। और ये एहसास हमें सिखाता है कि असली खूबसूरती वहाँ होती है जहाँ थोड़ी अधूरी जगह हो, जहाँ दिमाग खुद पूरा करे। लेकिन सच मानिए, हम में से ज्यादातर लोग अपने घर की अव्यवस्था से परेशान हैं, फिर भी हम नए कपड़े, गैजेट्स, सजावट का सामान खरीदते रहते हैं जैसे कोई लत हो। हम सोचते हैं ये चीज मुझे खुश कर देगी, पर कुछ दिन बाद वही चीज अलमारी में पड़ी रहती है। उसकी असली वजह यह है कि हम अपनी अपूर्णता को छुपाने के लिए सामान जमा करते हैं। दूसरों से तुलना करके हमें लगता है कि हमारे पास कम है, और फिर वो थकाने वाला चक्र शुरू होता है जिसमें आप साफ करते, फिर चीजें बिखर जाती, फिर आपको गिल्ट होता है, और फिर आप महसूस करते हैं फिर इसे साफ करो। एक और बड़ी समस्या है, हम सोचते हैं कि सुंदर घर का मतलब है सब कुछ नया, महंगा और मैचिंग का हो। तो हम या तो हाथ पैर मार लेते हैं या फिर हार मानकर बैठ जाते हैं। एक दिन लेखिका बेथ जापान के एक पुराने मंदिर में गई। वहाँ एक जैन भिक्षु ने उन्हें वाबी साबी का असली मतलब समझाया। उसने एक पुराने मटमैले चाय के कटोरी की तरफ इशारा किया जिसकी सतह असमान थी, जिस पर समय ने अपना रंग चढ़ा दिया था। भिक्षु ने कहा, ये कटोरा अपूर्ण है लेकिन पूर्ण है। जब बेथ को समझ आया सुंदरता दिखने में नहीं, अनुभव में होती है। असली सुंदरता वहाँ होती है जहाँ चीजों को इस्तेमाल किया जाए, उससे प्यार किया जाए और समय के निशान उन पर दिखे। जापानी सौंदर्य शास्त्र के 4 स्तर है। फर्स्ट, मोनोनो अवारे, चीजों के बीते सौंदर्य की करुणा, जैसे गिरता हुआ फूल। सेकंड, युगेन, गहराई का एहसास, जैसे कोहरे में छुपा हुआ पहाड़। थर्ड, वावी, सादगी में मिलने वाली शांति, महंगे फूलदान की जगह बांस का टुकड़ा। फोर्थ, साबी, समय के साथ आने वाली चमक, जैसे पुरानी लकड़ी के दरवाजे की खूबसूरती। यानी आपको अपना पुराना घर सफेद रंग से नहीं पोतना है, आप एक पुरानी चीज रख सकते जिसमें कहानी हो। आपकी दादी की चांदी की चम्मच, एक टूटा हुआ मग जिसे आपने फूलदार बना दिया। इस अध्याय में बेथ हमें 5 थीम्स देती है। फर्स्ट, सादगी। लेखिका कहती है कि मेरी कोंडा की तरह, पागलपन की तरह किसी भी चीज को साफ करने की जरूरत नहीं है, बस वही चीजें अपने पास रखो जो सच में आपको प्यारा लगे। सेकंड, स्पेस। फर्स्ट, दीवारें सतही खाली करें, फिर धीरे धीरे सिर्फ वही चीजें वापस रखें जो आपको शांति दे। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी, कमरे एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। जापान के घरों में एक ही कमरा सुबह बैठक, शाम को डाइनिंग, रात को सोने की जगह बन जाता है। फोर्थ, नेचर, घर में लकड़ी, पत्थर, बांस, सूखे फूल, समुद्र के कंकड़ लाए, जंगल में गिरा हुआ सूखा पत्ता भी सजावट बन सकता है। 5, डिटेल्स, एक कोने में एक मोमबत्ती, एक तकिए पर कढ़ाई, खिड़की पर पुरानी किताबों का ढेर। सबसे बड़ी राहत की बात है कि आपको घर को पूरा करने की जरूरत नहीं है। वाबी साबी कहता है घर कभी खत्म नहीं होता, बस बदलता रहता है जैसे आप बदलते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि सौंदर्य देखने वालों के दिल में होता है। जो आपको सुंदर लगे वही सही है, चाहे वो पुराना ही हो या टेढ़ा, कम सामान पर ज्यादा आत्मिक हो। हर चीज से पूछें, क्या तुम मुझे खुश करती है? अगर जवाब ना हो तो उसे अलविदा कर दें। अपूर्णता में सादगी ढूंढे। सोलफुल सिंप्लिसिटी का मतलब है जो पास है उसी को प्यार से सजाएं। प्रकृति को अंदर बुलाएं। एक मुरझाया हुआ फूल, एक सूखा पत्ता, लकड़ी का एक टुकड़ा, ये सब जिंदा सजावट है। मेहमान नवाजी का असली मतलब परफेक्ट खाना नहीं बल्कि ध्यान देना है। एक कप चाय, एक गर्म कंबल और आपका पूरा उन पर ध्यान, बस इतना काफी। जापानी कहावत है, चाहे 1000 तातामी के कमरे में सो, बस एक तातामी पर ही सोते हैं। यानी जरूरतें सीमित है। अपने घर को सजाइए मगर उसे जीने दें। बच्चों के खिलौने बिखरे हुए, रसोई में प्लेटें सूखी हो, बिस्तर बना हुआ ना हो तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि यही असली जिंदगी है। चैप्टर 3, लिविंग विद नेचर। जरा अपनी आंखों को बंद करके सोचिए, आखिरी बार आपने कब किसी पेड़ को गले लगाया था, या फिर बिना फोन निकाले, बिना कोई तस्वीर लिए, बस चुपचाप किसी जंगल में बैठे थे। जापान में एक कहावत है, शिनरिन योको, मतलब वन स्नान। और हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि पेड़ों के बीच थोड़ा समय बिताने से आपकी इम्यून सिस्टम 7 दिनों तक मजबूत रहती है। कल्पना कीजिए, जापान के एक छोटे से मंदिर में एक बूढ़ा जैन भिक्षु बैठा है। उसके सामने एक शख्स आता है जो टोक्यो के तनाव से पिट चुका है। वो पूछता है,
भिक्षु महोदय, वाबी साबी क्या है? भिक्षु मुस्कुराता है, पास एक सूखे बेजान पेड़ की तरफ इशारा करता है और कहता है, वाबी साबी है प्राकृतिक अवस्था, जैसे वो पेड़, बिना किसी दिखावे के। जापानी भाषा में नेचर का एक ही अर्थ है, चीजें जैसी है, यानी बिना किसी बनावटी चमक के। यही वाबी साबी की जड़ है। जब आप जंगल में जाते हैं तो पेड़ ये नहीं देखते कि आपके बाल सही है या नहीं, पहाड़ किसी की जॉब टाइटल से नहीं हिलते, नदियां बहती है, चाहे आपके इंस्टाग्राम पर कितने भी फॉलोअर्स हो, प्रकृति बस है और वो आपको वैसे ही स्वीकार करती है जैसे आप हो। लेकिन हमने प्रकृति से अपना रिश्ता तोड़ लिया है ना? हम सुबह से रात तक कंक्रीट के जंगलों में कैद रहते हैं। घर, गाड़ी, ऑफिस, एसी की ठंडी हवा, स्क्रीन की नीली रोशनी, फोन की घंटियां, और फिर हम सोचते हैं कि हम इतने थके, चिड़चिड़े और बीमार क्यों रहते हैं। शोध बताते हैं कि सिर्फ 15 मिनट जंगल में बिताने से ब्लड प्रेशर गिर जाता है। लेकिन हमारे पास 15 मिनट कहाँ हैं? हमारे पास तो स्क्रॉल करने के लिए घंटे हैं, लेकिन चुपचाप किसी पेड़ के नीचे बैठने के लिए पल भी नहीं। एक और बड़ी उलझन है, हम प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोन को एकदम सही तरह से कटवाना, पेड़ों को तराशना, फूलों को गमलों में कैद करना। लेकिन असली वाबी साबी तो जंगलीपन में, जहाँ घास बेतरतीब उगी हुई, जहाँ पत्ते बिना इजाजत गिर रहे हैं, जहाँ एक टूटी शाखा भी सुंदर लगती है। और शायद हम प्रकृति के असली उपहार को महसूस करना ही भूल गए हैं कि वो हमारी बीमारियां ठीक कर सकती है। लेकिन एक जापानी शब्द है शेनरिन योकु, 1982 में जापान के वन विभाग ने इसे गढ़ा। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, बस जंगल में चुपचाप चलना, सांस लेना, पेड़ों को छूना, बिना पत्तों की बनावट देखे। वैज्ञानिकों ने पाया कि जो लोग जंगल में 2 घंटे बिताते हैं, उनके शरीर में नेचुरल किलर सेल्स जो कैंसर से लड़ते हैं 7 दिनों तक 40% ज्यादा सक्रिय रहते हैं। ये जादू है पेड़ों द्वारा छोड़े गए फाइटोनसाइड्स नाम के रसायन का। बेथ कैप्टन कहती है, जब वो जापान के एक बर्फीले जंगल में लेटी थी, ऊपर पेड़ों की सिलहुट और नीचे बर्फ, तो उन्हें लगा जैसे प्रकृति उन्हें गले लगा रही है। वहाँ कोई जल्दी नहीं थी, कोई टू डू लिस्ट नहीं थी। जापानी कहते हैं काचो फुगेत्सु, यानी फूल, पक्षी, हवा, चांद। प्रकृति के इन 4 तत्वों को महसूस करना ही सच्ची कला है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा अनमोल हिस्सा है। और सबसे गहरी सीख, प्रकृति अस्थायी है, पत्ता गिरता है, फूल मुरझाता है, बर्फ पिघलती है, यानी वाबी साबी है बीते हुए पल की खूबसूरती को देखना, उसे थामने की कोशिश नहीं करना। चैप्टर 4, एक्सेप्टेंस एंड लेटिंग गो। जरा आपने उस दुख के बारे में सोचिए जिसे आप सालों से ढो रहे हैं। एक टूटा रिश्ता, एक छूटा हुआ मौका, एक गलती जिसके लिए आप खुद को माफ नहीं कर पाए। अब सोचिए क्या हो अगर आपको उसे छोड़ने की इजाजत मिल जाए। जापान में एक कहावत है, वारे तदा तारुओ शिरु, यानी जिसके पास जो है उसमें संतोष है, वही सबसे अमीर है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने अतीत से इतने चिपके क्यों रहते हैं? एक पुरानी नौकरी जो छूट गई, एक दोस्त जिसने धोखा दिया, वो शब्द जो हमें कभी नहीं कहने चाहिए थे। जापान के क्योटो शहर में एक प्रसिद्ध पत्थर का जलकुंड है, रियोनजी मंदिर में है। उस पर 4 अक्षर लिखे हैं, लेकिन वे अकेले कुछ नहीं कहते। जब आप उन्हें बीच के एक खाली चौकोर हिस्से के साथ जोड़ते हैं तो बनता है वारे तदा तारुओ शिरु, मतलब मेरे पास पहले से सब कुछ है। यानी वाबी साबी का मूल मंत्र है, स्वीकार करो कि तुम्हारे पास जो है वही काफी है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हम बदलाव से डरते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हमने पकड़ छोड़ी तो हम गिर जाएंगे, पर सच तो यह है कि जकड़े रहना ही गिरावट है। हम अपनी गलतियों को दोहराते हैं, हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमें छोड़ दिया। हम सोचते हैं काश मैंने वो क्या होता, काश मैं वैसा नहीं होता। एक जैन भिक्षु ने लेखिका बेस से कहा, लोग सोचते हैं कि जैन का मतलब है हमेशा शांत रहना, लेकिन असल में जैन सिखाता है दुख से कैसे निपटना है। बीमार होना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, मरना दुख है। जब हम इन सच्चाइयों को नकारते हैं तो दुख कई गुना बढ़ जाता है। हम परफेक्ट जीवन का सपना देखते हैं, इंस्टाग्राम वाली तस्वीरें, साफ सुथरा घर, हंसते खिलखिलाते लोग, लेकिन असली जिंदगी तो बिखराव है, झगड़े हैं, थकान है, अधूरे सपने हैं। और जब हमारी जिंदगी उस परफेक्ट तस्वीर से मेल नहीं खाती तो हम खुद को फेल समझने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो दिख रहा है वो सिर्फ एक नाटक है। असली जिंदगी उस पर्दे के पीछे है जहाँ गंदगी है, सीख है और बढ़ने का दर्द है। लेकिन फिर वही भिक्षु
मुस्कुराता है और कहता है स्वीकार करना हारना नहीं है, ये अगले कदम की शुरुआत है। वाबी स्वाबी हमें 3 सच्चाइयाँ सिखाती है। फर्स्ट, सब कुछ बदलता है। जैसे बांस हवा में झुकता है वैसे ही हमें भी झुकना सीखना चाहिए, अकड़े रहने से टूटते हैं। सेकंड, सब कुछ अपूर्ण है। एक हाथ से बनी मिट्टी के बर्तन की खूबसूरती उसकी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में होती है, वैसे ही हमारी कमियां हमें अनोखी बनाती है। थर्ड, सब कुछ अधूरा है। कोई भी कहानी कभी खत्म नहीं होती, हर दिन एक नया अध्याय है। लेखिका का साफ संदेश है कि अतीत वहाँ है जहाँ वो है, उसे वहीं छोड़ दो। बदल नहीं सकते तो उसे स्वीकार करो। परफेक्ट एक भ्रम है, असली जिंदगी गंदी, अधूरी और असहज है, और यही उसकी खूबसूरती है। स्वीकार करने का मतलब हार नहीं, नई शुरुआत है। जैसे कोई बीमारी हो, पहले मानो कि तुम बीमार हो, फिर इलाज करो। हर बदलाव डरावना होता है, लेकिन जरूरत है उस बदलाव की। चैप्टर 5, रिफ्रेमिंग फेलियर। जरा उस दिन के बारे में सोचिए जब आपको लगा कि आप फेल हो गए। वो इंटरव्यू जो निकल गया, वो रिश्ता जो टूट गया, वो बिजनेस आइडिया जो काम नहीं किया। अब सोचिए क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि विस्तार का मौका है। जापान में एक कहावत है, नाना कोरोबी, यानी 7 बार गिरो 8 बार उठो। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को चलते हुए देखा है? वो गिरता है, कराता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। कोई उससे नहीं कहता तुम फेल हो गए, कोई उसे लेवल नहीं लगाता, बस वो सीखता रहता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो समाज हमें सिखा देता है असफलता शर्मनाक है। असफलता का मतलब है कि हम कमतर हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। जापान में भी लोग असफलता से डरते हैं। बच्चे क्रेम स्कूलों में रात रात भर पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में फेल ना हो। बिजनेसमैन अपनी नौकरी खोने के डर से दिन रात काम करते हैं। लेकिन फिर वापी साहब आता है और कहता है रुको, असफलता कोई अंत नहीं है, यह सीखने का एक स्टेप है। लेखिका बेथ खुद एक भाषा सीखने वाली थी, जापानी भाषा, दुनिया की सबसे मुश्किल भाषाओं में से एक। उन्होंने सालों तक संघर्ष किया, परीक्षाओं में फेल हुई। टीचर्स ने कहा शायद तुम जापान न जाओ, लेकिन बेथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने वाबी साबी का एक सूत्र पकड़ लिया, सीखने में कोई पूर्ण नहीं होता, बस सीखना होता है। हम असफलता से इतना डरते हैं कि हम नई चीजें शुरू ही नहीं करते। एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, अगर ये फेल हो गया तो। हम अपनी क्षमताओं से कहीं कम जीते हैं सिर्फ इसलिए कि हम गलती करने से डरते हैं। लेखिका हमें एक शख्स की कहानी बताती है, हिरोशी नागाशिमा की। उन्होंने एक कंपनी शुरू की, वह फेल हो गई। उनके दोस्तों ने फोन उठाया, बंद कर दिया। उन्हें लगा कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ असफलता ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने सीखा कि अगली बार क्या अलग करना है। आज वो एक और कंपनी चला रहे हैं और पिछले फेलियर को एक टीचर की तरह देखते हैं। हमारी असली समस्या ये है कि हम सफलता को एक संकीर्ण ढंग से परिभाषित करते हैं, पैसा, पद, तारीफ के रूप में। जब वो नहीं मिलती तो हम सोचते हैं कि हम फेल हैं। लेकिन क्या हो अगर सफलता का मतलब हो अपनी पूरी कोशिश करना, चाहे नतीजा कुछ भी हो। बेथ एक तैराक के साथ इंग्लिश चैनल पार करने गई। उसने 15 घंटे में चैनल पार करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन शुरुआत में एक गलती हो गई। वो गलत दिशा में तैरने लगी। आखिरकार उसे 16 घंटे 42 मिनट लगे। लक्ष्य से 1.5 घंटे ज्यादा। सख्त निगाहों से देखो तो वो फेल हो गया था। लेकिन केन ने क्या कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर दी। उसने चैनल पार किया था, जो अपने आप में एक विशाल उपलब्धि थी। उसने फोकस किया था जो उसे मिला। बेथ ने असफलता से सीखने के लिए 6 स्टेप दिए हैं। फर्स्ट, सच्चाई के साथ सीखो और लिखो कि क्या हुआ। विनम्रता के साथ देखो कि तुम्हारी गलती क्या थी और दूसरों की क्या। थर्ड, सिंप्लिसिटी, अपनी उस असफलता से एक बड़ी सीख निकालो। फोर्थ, इस क्षणिक असफलता से तुमने क्या खोया, तुम्हें क्या मिला और तुम्हारे अंदर क्या बदला, ये जानो। अपने से सवाल पूछो। 5, इम्परफेक्शन, किस अपूर्णता को माफ करना है, अपनी या किसी और की। 6, सवाल करो कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और आगे मुझे क्या करना है। चैप्टर 6, नर्चरिंग रिलेशनशिप। जरा उस एक आदत के बारे में सोचिए जो आपके पार्टनर में आपको सबसे ज्यादा चिढ़ाती है। गीला तौलिया बेड पर छोड़ देना, बिना ढक्कन बंद किए ही टूथपेस्ट छोड़ देना। अब सोचिए क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वही चिढ़ाने वाली आदत दरअसल एक उपहार है। जापान में चाय समारोह के 4 सिद्धांत हैं, वाकई, सही, जाकू, सद्भाव, सम्मान, पवित्रता और शांति। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इन 4 सूत्रों से हर रिश्ते को बदला जा सकता है, चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता हो या वो सहकर्मी जिससे आप बात करना पसंद नहीं करते या आपको मुश्किल लगता है। क्या आपने कभी किसी जापानी चाय समारोह में भाग लिया है? एक छोटा सा कमरा, इतना छोटा कि आपको झुककर घुसना पड़ता है। अंदर कोई चमक दमक नहीं, सिर्फ एक चाय का कटोरा, एक बांस का
कर्शुअल और दीवार पर एक सादा कैलीग्राफी। लेकिन उस छोटे से कमरे में एक जादू होता है। सब लोग बराबर हो जाते हैं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। मेजबान आपके लिए वही कटोरा चुनता है जो आपको सबसे सुंदर लगता है। आप उस कटोरे को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, उसकी बनावट को महसूस करते हैं और चाय को 3 घुट में पीते हैं। पहला घुट धन्यवाद के लिए, दूसरा रिश्ते के लिए, तीसरा इस पल के लिए। यही वाबी साबी का रिश्तों वाला पक्ष है और इसके केंद्र में है 4 सिद्धांत। फर्स्ट, वाह सद्भाव, यानी दूसरे की लय को समझना। सेकंड, केई सम्मान, यानी दूसरे को वैसे स्वीकार करना जैसा वो है। थर्ड, सेई पवित्रता, यानी हर रिश्ते में अच्छाई खोजना। फोर्थ, जाकू यानी शांति, यानी तूफान में भी संयम बनाए रखना। लेखिका बेत कहती है जब उन्होंने ये सूत्र सीखे तो उनका अपने पति के साथ रिश्ता ही बदल गया। हम सब रिश्तों में उलझते हैं। पति या पत्नी की कोई आदत, जैसे उनका रसोई में गीला तौलिया छोड़ देना, हमें पागल कर देती है। हम सोचते हैं ये इतना साधारण बात भी क्यों नहीं समझ सकते। हम उसे एक आदत पर फोकस कर देते हैं और भूल जाते हैं कि उसी शख्स ने आज आपके लिए खाना बनाया, बच्चों को संभाला, आपको गले लगाया। बैत कहती है एक दिन उन्हें महसूस हुआ कि वो अपने पति की सैकड़ों अच्छाइयों को नजरअंदाज कर रही थी सिर्फ एक तौलिए के लिए। उन्होंने फैसला लिया अब जब भी वो तौलिया उठाएं तो उसे अपने पति के एक अच्छी आदत के प्रतीक के रूप में देखें। तौलिया उठाना एक उपहार बन गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार रिश्ते बहुत गहरे घाव दे जाते हैं। जापान में भी रिश्ते मुश्किल होते हैं। एक अध्ययन बताता है कि युवाओं में अकेलेपन की बीमारी बढ़ रही है क्योंकि हर कोई दूसरे की तुलना में बेहतर दिखने की कोशिश में लगा है। सोशल मीडिया ने हमें वैलिडेशन की जंकी बना दिया है। हर पल चेक करना कि हमारी तस्वीर को कितने लाइक मिले। हम दूसरों के उनके कवर पेज से जज करते हैं। परफेक्ट घर, परफेक्ट बच्चे, परफेक्ट बॉडी, और अपने अंदर की गंदगी, झगड़े, थकान को छुपाते हैं। हम असली दुनिया में रहना भूल गए हैं और यही सबसे बड़ी समस्या है। जापान में एक मंदिर के पुजारी रेवरेंड कवाकामी ने बेत को बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत समझाया। कु इसका मतलब है शून्यता या कोई स्वयं नहीं। लेकिन पुजारी ने कहा ये शून्यता कोई खालीपन नहीं बल्कि एकता है। हम सब जुड़े हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। यानी जब हम किसी से झगड़ते हैं तो असल में हम खुद के एक हिस्से से झगड़ रहे होते हैं। बेत ने 4 सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में ढाला। फर्स्ट, सद्भाव, अपने पार्टनर की प्राकृतिक लय को समझो। वह सुबह चुप रहता है, शाम को बात करना पसंद करता है, उसकी लय में ढलो। सेकंड, सम्मान, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, जैसा है वैसा ही स्वीकार करो। हर किसी की अपनी एक अपूर्णता होती है और वही उसे अनोखा बनाती है। थर्ड, पवित्रता, हर इंसान में कम से कम एक अच्छाई खोजो, यहाँ तक कि उस सहकर्मी भी जिससे तुम नफरत करते हो। फोर्थ, शांति, गुस्से में चिल्लाने से पहले 3 सवाल खुद से पूछो। मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूँ? अकेलापन, डर या दुख? सामने वाला ऐसा क्यों कह रहा है? उसके दृष्टिकोण को समझो जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ? समाधान के लिए या स्कोर सेटल करने के लिए? यह अध्याय हमें बताता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, कोई और भी नहीं है। रिश्ते की गहराई तब बढ़ती है जब हम एक दूसरे की अपूर्णता का सम्मान करते हैं। चाय समारोह के सूत्र सद्भाव, सम्मान, पवित्रता और शांति हर रिश्ते पर लागू होते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता हो या वो सहकर्मी जिससे बात करना मुश्किल लगता है। दूसरे की आदत बदलने से पहले अपनी नजर बदलो। हर किसी में कम से कम एक अच्छाई खोजो, यहाँ तक कि अपने दुश्मन में भी। ये तुम्हारे रिश्ते को बदल देगा क्योंकि जब तुम अच्छाई ढूंढते हो तो तुम्हारा दिल नर्म हो जाता है। गुस्से में 3 सवाल पूछो, इससे पता चलेगा कि तुम सच में क्या महसूस कर रहे हो और क्या सामने वाला सही में दुश्मन है या बस अलग आपसे। चैप्टर 7, एंजॉय द कैरियर जर्नी। जरा अपने कैरियर के उस पल के बारे में सोचिए जब आपको लगा बस अब और नहीं। वो नौकरी जो सिरदर्द बन गई, वो बिजनेस आइडिया जो काम नहीं कर रहा, वो एहसास कि आप एक ऐसी सीढ़ी चढ़ रहे हो जो कहीं नहीं जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैरियर शब्द से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि कैरियर एक सीधी रेखा है, पढ़ाई, नौकरी, प्रमोशन, रिटायरमेंट। लेकिन वाबी साबी कहता है जिंदा रहने के लिए और अपने को जिंदा मानने के लिए आपको ये समझना होगा कि जिंदगी एक साइकिल है, रेखा नहीं। तुम्हारे पास एक नहीं कई
कैरियर हो सकते हैं। बेथ कैप्टन ने सालों तक लोगों को कैरियर बदलने में मदद की। उनके सामने 5 तरह के लोग आते हैं। फर्स्ट, मुझे अपनी नौकरी पसंद है लेकिन तनाव बहुत है। सेकंड, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है लेकिन फंसा हुआ महसूस करता हूँ। थर्ड, मेरी नौकरी ठीक है लेकिन मैं कुछ और अब सपना देखता हूँ, कुछ नई क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ। फोर्थ, मैं पेरेंटिंग कर रहा हूँ, अब वापस जाना है लेकिन पुरानी नौकरी नहीं चाहिए। 5, मुझे निकाल दिया गया, ये सपना है या नाइटमेयर। बेथ कहती है इन सब के पीछे असली समस्या पैसा या समय नहीं है, असली समस्या है डर। डर है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, डर है कि लोग क्या कहेंगे। बेथ इस डर से गुजरी। जब वो जापान की जापानी सीख रही थी तो उनके टीचर ने कहा शायद तुम जापान न जा पाओ, परीक्षाओं में फेल हो रही हो, भाषा में तुम्हें उलझन है। लेकिन उन्होंने एक बात पकड़ रखी थी, सीखने में कोई पूर्ण नहीं होता, बस सीखना होता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हर कोई परफेक्ट कैरियर का सपना देखता है। इंस्टाग्राम पर लखपति बनने का, लिंक्डइन पर प्रमोशन का, न्यूज़लेटर में सफलता की कहानियों का। हम तुलना के आदी हो गए हैं। यह सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है। हम अपनी ताकत, अपनी रचनात्मकता, अपने सपनों को दबा देते हैं। हम सुरक्षित रास्ते पर चलते हैं भले ही वो हमें खुश न करे। बेथ ने एक महिला को देखा जिसने कहा अगर तुम मुझसे मेरा काम छीन लो तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। वो महिला एक शानदार लेखिका थी, यात्रा प्रेमी थी, अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसने अपने कैरियर के पीछे सब कुछ दबा दिया था। यही असली संकट है, जब हम अपने काम को अपनी पहचान बना लेते हैं और फिर जब काम में उतार चढ़ाव आता है तो हमारा आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। एक औरत के बारे में बताते हुए लेखिका कहती है जिसका नाम है टोमी मैत्सुबा। वो 35 साल की एक महिला है। जब वो अपने पति के साथ एक छोटे से जापानी गांव में शिफ्ट हुई, वहाँ कोई काम नहीं था। उन्होंने पुराने कपड़ों से पैचवर्क बनाना शुरू किया। आज वो जापान की सबसे प्रतिष्ठित स्लो क्लॉथिंग ब्रांड गुंगेडो की मालिक है। उनकी कंपनी 50 लोगों को रोजगार देती है। उनका मंत्र है जिंदगी जड़ों के साथ पेड़ की तरह धीरे धीरे बढ़ती है, इसीलिए मजबूती से खड़े रहो। टोमी ने 35 साल की उम्र में शुरू किया। ये सबक है, कभी देर नहीं होती। बेथ ने अपने कैरियर कोचिंग में एक पैटर्न देखा, एक विशियस साइकिल का, जिसमें तुलना करना, फिर आत्मसम्मान का कम होना, फिर डर लगना, फिर रास्ता सुरक्षित चुनना और फिर अटक जाना और फिर और ज्यादा तुलना करना। ये साइकिल चलती रहती है। वाबी साबी इस चक्र को तोड़ने का रास्ता देता है। कैसे? अपने से 3 सवाल पूछ के। पहला, मोनो आवारे, इस पल में मेरे कैरियर में क्या अच्छा है। सेकंड, युगेन, अगर मैं थोड़ा कंट्रोल छोड़ दूं तो क्या हो सकता है। थर्ड, वाबी, मैं अपने काम को कैसे सरल बना सकता हूँ। फोर्थ, चाबी, मेरे कैरियर का पुरानापन क्या है, मैंने क्या सीखा, कैसे मैं अपने अनुभव का लाभ उठा सकता हूँ। बेथ कहती है कि प्रोसेस नतीजे से ज्यादा मायने रखता है। जापानी मार्शल आर्ट्स में फॉर्म सब कुछ है। एक कलाकार जो मार्शल आर्ट्स सीखी है कहती है मेरा शरीर जानता था कि क्या करना है लेकिन मेरा दिमाग रोक रहा था। जब मैंने भरोसा किया तो मैंने गोल्ड मेडल जीता। यही वाबी साबी का कैरियर सूत्र है। तैयारी करो, भरोसा रखो, फिर छोड़ दो। बेथ ने जापानी चाय समारोह से एक शब्द उधार लिया, जोहाक्यू। इसका मतलब है धीमा, थोड़ा तेज, फिर तेज। हमें अपनी गति खुद चुननी है। कभी धीमा चलना है, कभी दौड़ना है, कभी आराम करना है, कभी पूरी ताकत से अपना काम करना है। इसीलिए लेखिका कहती है कि जीवन में कोई एक परफेक्ट कैरियर पाथ नहीं होता। तुम्हारे पास कई कैरियर हो सकते हैं, कई शुरुआतें, कई अंत। जिंदगी एक साइकिल है। किसी भी कैरियर का प्रोसेस उसके परिणाम से ज्यादा जरूरी है। तुम कैसे काम करते हो, क्या तुम ईमानदारी से पूरे दिल से काम करते हो, ये ज्यादा मायने रखता है, ना कि तुमने क्या हासिल किया। दूसरे से तुलना मत करो। उनका रास्ता उनका है और तुम सिर्फ तुम हो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। तुम्हारी सफलता उनकी सफलता नहीं हो सकती। डर को अपना मार्गदर्शन बनने दो, डर को रोकने का कारण मत बनने दो। अगर तुम कुछ नया शुरू करने से डरते हो तो शायद वही तुम्हें करना चाहिए। अपनी गति खुद चुनो, अपने काम के नीचे की गहराई देखो। तुम सिर्फ एक जॉब टाइटल नहीं हो, तुम एक लेखक, एक यात्री, एक दोस्त, एक सीखने वाला इंसान हो। चैप्टर 8, चेसिंग द मोमेंट्स। जरा उस पल के बारे में सोचिए जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए चिपक गया। फिर चाहे वो बारिश में भीगते हुए किसी के साथ हंसी हो, किसी पुरानी किताब की महक हो, किसी अजनबी की मुस्कान जिसने आपका दिल बदल दिया हो या दिल छू लिया हो। अब सोचिए क्या होगा अगर ऐसे पल ही असली परफेक्ट। जापान में एक कहावत है, इचिगोई इचिए, यानी एक मुलाकात सिर्फ इसी बार। चलिए आज सीखते हैं कि कैसे हर पल को ऐसे जिया जाए जैसे वो आखिरी हो, क्योंकि वो वास्तव में आखिरी हो सकता है। क्या आपने कभी
किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछा है कि जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है, पैसा, नौकरी, घर, वो कहेगा नहीं, वे कहेंगे ये पल। बेथ कैप्टन एक बात कहती है, परफेक्ट शब्द का इस्तेमाल मैं सिर्फ पलों के लिए करती हूँ। एक परफेक्ट मोमेंट एक अपूर्ण दुनिया में यही असली वाबी साबी है। एक शाम बेथ एक पुराने जापानी मंदिर में थी। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। तभी मेजबान ने एक बड़े ब्रश से सुलेख लिखना शुरू किया। समय रुक गया, सब चुप हो गए। मोमबत्तियां जल रही थी, परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी। बेथ ने सोचा, ये पल खास है, इसे अपने दिल के खजाने में रखो। 20 साल बाद वो पल आज भी उतना ही साफ है। यही वाबी साबी का जादू है, जब आप किसी पल को इतनी गहराई से जीते हैं कि वो आपके अंदर हमेशा के लिए रह जाता है। लेकिन हम वो पल खो रहे हैं। हर दिन, हर घंटे हम फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। जब हमारा बच्चा पहली बार मम्मी बोलता है, पापा बोलता है, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जब हमें असल में उस आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। हम सोचते हैं बाद में देख लूंगा, लेकिन बाद कभी नहीं आता। हम अपना सबसे कीमती संधान, रिसोर्स और अपना अटेंशन मुफ्त में बांट रहे हैं सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को। इस एल्गोरिदम ने हमारे दिमाग को हाईजैक कर लिया है। हर नोटिफिकेशन हमारी सांसों को तोड़ता है। बेथ कहती है, जापान में एक शब्द है, मोनोनो अवारे, यानी चीजों के बीतने की करुणा। ये वो दर्द है जो हमें तब होता है जब हमें पता चलता है कि एक खूबसूरत पल कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन हम इस दर्द से बचने के लिए उस पल को पूरा जीना ही छोड़ देते हैं। हम उसे कैद करने की कोशिश करते हैं, फोटो में, वीडियो में, स्टोरी में, और उसे जीना भूल जाते हैं। एक और समस्या, हम सही पल का इंतजार करते हैं। जब मैं पतला हो जाऊंगा, जब सुंदर समुद्र के किनारे जाऊंगा, जब प्रमोशन मिल जाएगा, जब परिवार के साथ समय बिताऊंगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जब वो आता है तो हमें कोई नया तब मिल जाता है। बेथ कहती है, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे पास है उसके लिए आभारी रहो, जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। वो एक जापानी नियम को मानती है, हराची बू, यानी खाना तब छोड़ दो जब पेट 80% भरा हो। लेकिन ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी के लिए है। 80% में ही संतोष ढूंढो, बाकी 20% जगह को छोड़ दो, आश्चर्य के लिए, आराम के लिए, सांस लेने के लिए। इस अध्याय में लेखिका हमें संदेश देती है कि परफेक्ट सिर्फ इस पल में होता है, चीजों में नहीं। एक परफेक्ट घर, परफेक्ट नौकरी, परफेक्ट बॉडी, ये सब मिथक है। लेकिन एक परफेक्ट पल, जब आप किसी के साथ हंसते हैं, जब सूरज डूबता है, जब सूरज उगता है, जब आप अपने बच्चों के साथ होते हैं, जब कोई अजनबी आपकी मदद करता है, ये असली पल है। हर पल अद्वितीय है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, हर जीवन अवस्था को गले लगाओ। बूढ़ा होना डरावना नहीं है, ये बांस की गांठ है, तुम मजबूत हो रहे हो। लेखिका कहती है कि जापान के एक गांव में लोग सबसे लंबा जीवन जीते हैं। वहाँ के मेयर ने बताया कि इसका कोई बड़ा रहस्य नहीं है, बस प्रकृति के बीच रहो, खुद उगाई सब्जियां खाओ, समुदाय के साथ रहो और हर दिन थोड़ा हिलो डुलो, यानी एक्सरसाइज करो। जो आज से शुरू करो। आज रात खाना बनाते समय खिड़की से बाहर देखो, अगर चांद दिखे तो उसे 2 मिनट तक देखो। अगर बारिश हो रही है तो उसकी आवाज सुनो, उसकी खुशबू को महसूस करो। अगर तुम थके हो तो अपने बिस्तर पर लेटकर छत की ओर देखो और सोचो, मैं यहाँ हूँ, यह पल मेरा है। तो दोस्तों, वाबी साबी की इस यात्रा में हमने घर की अवस्था देखी, फिर उसे सजाना सीखा। हम जंगल में भटके, पेड़ों से बातें की और जाना कि प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक है। हमने अपने अतीत को छोड़ना सीखा, बांस की तरह झुकना, ना कि ऊख की तरह अकड़ना नहीं। हम असफलता के सामने नए सिरे से खड़े हुए, 7 बार गिरे, 8वीं बार फिर उठे। हमने रिश्तों में सद्भाव, सम्मान, पवित्रता और शांति के 4 सूत्र सीखे, सिर्फ चाय के कटोरे के लिए नहीं, अपने दिल के लिए। हमने कैरियर को एक घुमावदार रास्ते की तरह देखा, कभी धीमे, कभी तेज, कभी रुकते हुए, कभी दौड़ते हुए, और अंत में हमने पलों को सजोना सीखा। लेकिन अब यहाँ मत रुकिए, क्योंकि असली वाबी साबी इन अध्यायों में नहीं है। वो पल जब आप गुस्से में चिल्लाने वाले थे लेकिन रुक गए, वो पल जब आपने कोई पुरानी चीज फेंकने से पहले उसे थामा और उसकी कहानी सुनी, वो पल जब आपने किसी की गलती को माफ किया या अपनी गलती मानी, वो पल जब आप जंगल में नहीं जा सके लेकिन एक गमले में लगे पौधे को पानी देते हुए ठिठक गए। ये बुक समरी तो खत्म हो रही है, लेकिन आपकी अपूर्ण, अधूरी, बदलती हुई जिंदगी को अभी शुरू कर रही है। जापान के उस बूढ़े भिक्षु ने कहा था, वाबी साबी है प्राकृतिक अवस्था। तो अब
आप जानते हैं वो रास्ता कोई जल्दी नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई कम नहीं है, बस आप हो। आपकी जुर्रियां हैं, आपकी थकान है, आपका टूटा हुआ मग है, आपकी वो बात है जो आपने कभी किसी को नहीं बताई। यही वाबी साबी है, यही आपकी असली खूबसूरती है। तो आज रात सोने से पहले एक बार अपने आसपास देखिए, अपने हाथों को देखिए, अपनी सांसों को सुनिए और कहिए मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं हूँ, और मैं सही हूँ जैसा वास्तव में मैं हूँ। मेरे पास वही है जो मुझे चाहिए और ये पल मेरा है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।